हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है बीपीएससी के जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग इसका थोड़ा डिस्कशन देखेंगे और इससे ये अंदाज़ा चलेगा कि बीपीएससी में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है उनका। और जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो हम बार बार बोलते हैं अपने स्टूडेंट को कि कम से कम एक बार स्टडी करिए, तो इसका भी उनको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम पूरे प्राचीन भारत में जो पूछा गया जो प्रश्न है, एंशिएंट इंडिया से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा का सारा एक ही वीडियो में अभी हम फाइनल कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कहता है प्राचीन भारत का, देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से टोटल हम कराएंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य की बात अगर देखा जाए तो कहाँ से हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि मेहरगढ़ से ये प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और इसका देखा जाए तो 64वीं बीपीएससी में 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए नवीनतम खोजों के अनुसार अगर बात कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव से भी प्राचीनतम क्या मिलता है? प्राचीनतम पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि उससे अगर पूर्व की बात कर दिया जाए या सबसे प्राचीन की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा हो जाएगा। कोल्डिहवा वो भी आपको बेलन घाटी के मतलब समझिए कि घाटी में मिलता है। और वो सबसे प्राचीनतम चावल की साक्ष्य कहें या तो धान की भूसियों का अगर बात कर दिया जाए तो प्राचीन भारत में और देखेंगे तो क्या हो जाएगा? रंगपुर भी हो जाता है। मेहरगढ़ से भी अगर वैसा मिलते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, क्योंकि इसके डिस्कशन में भी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए इसमें इसका दिया हुआ है, क्योंकि घटना चक्र से ही संबंधित है, ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य में क्या है, मतलब इसको माना गया। ठीक है, कहता है कि कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का जो काल है 8500 ईसा पूर्व से भी मानते हैं। लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार अगर बात कर दिया जाए तो कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अगर मानते हैं कि मेहरगढ़ अगर आपके ऑप्शन में है, लहुरा देव भी ऑप्शन में है, तो आपको लहुरा देव मारना होगा। अगर मानते हैं कि दोनों में से सिर्फ एक ही है, अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ आंसर मारिए। लेकिन अगर मेहरगढ़ रहते हुए भी अगर लहुरा देव की अगर यहाँ पे चर्चा कर दिया तो समझिए कि लहुरा देव ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं, कहता है कि इस नवीनतम खोज के अनुसार और प्राचीनतम कृषि क्या हो जाता है, कृषि वाला स्थल जो है मेहरगढ़ में हो जाता है। अगर प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य अगर पूछता है तो मेहरगढ़ ही होगा, लहुरा दो को हटा दिया जाए तो। अगर वर्तमान में अगर बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है। थोड़ा सा और देखते हैं, कहता है कि चावल के साक्ष्य वाला स्थल क्या है? कोल्डिहवा। और देखिए प्रयागराज जिले में बेला नदी तट पर यह स्थित है। और यहीं से कहा जाता है कि 6500 ईसा पूर्व में क्या मिलता है? चावल की भूसी के साक्ष्य मिला है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग की भी कहा जाता है? देखिए जिस युग में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस युग में अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ताम्रपाषाण हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तांबा और पत्थर को मिला करके जो युग बना उसी को कैल्कोलिथिक युग के नाम से हम लोग जानते हैं। बस इतना ही जानिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसका अगला भी देख लीजिए। अगला क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए इसमें अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, क्या कहता है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखिए कहा जाता है कि चाक का
खोज हुआ, तो चाक के खोज होने के बाद क्या होता है कि इसको चलाने की जो प्रक्रिया थी लोग पैरों से चलाते थे। बाद में बहुत सारा इसमें तकनीक जुड़ा, लेकिन जिस चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे कहें तो उसमें कुछ रेत लगाई जाती थी। और रेत कहने का मतलब है कि जब भी वो पक के तैयार हो जाता था तो भूरा लाल कलर का हो जाता था। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग उसको पेंटिंग भी करते थे, जैसे ऊपर वाला पार्ट में देखा जाए तो रेड कलर का और नीचे वाला पार्ट में देखा जाए तो ब्लैक कलर का उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर में अगर बात करिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। और देखिए हड़प्पा को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, यानी कि आपको इसमें जो ये कह सकते हैं कि लिपि तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, और यही वजह है कि इसके बारे में सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, और इस युग को हड़प्पा युग के नाम से और साथ ही साथ काशीयुगीन सभ्यता के नाम से, मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से और हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें अगला हम लोग देखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की बात अगर कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इसका जो विशेषता है, जो महत्वपूर्ण है इसका, वो है यहाँ पे जितने भी स्थल मिले हैं और स्थलों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है हड़प्पा। और हड़प्पा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे ये प्रश्न आ भी जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। अब देखिएगा, मैंने कह रहा था उसी समय कि आदि ऐतिहासिक काल, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल हो जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल मतलब वैसा काल जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ लिया जाता तो फिर इतिहास को लिखने का जो तरीका होता वो कुछ अलग होता। लेकिन अगर बात कर दिया जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखने की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसका, सबसे क्या 100% ही इसका भूमिका है, वो है पुरातात्विक साक्ष्यों का ही मिलना, जिसके आधार पर इसका मतलब समझिए कि इतिहास लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आधे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, नहीं कि संस्कृतियों का। इसलिए देखिएगा जब हम लोग पढ़ते हैं बीपीएससी के लिए, यानी कि ऑप्शनल पेपर अगर है आपके पास यूपीएससी का या बीपीएससी का, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, संस्कृतियों का नहीं। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन की बात किया जाता है, जहाँ से नगर नियोजन वो कमाल का था। हड़प्पा सभ्यता यानी कि अगर बात कर दिया जाए तो ये देखिएगा उस समय 2350 बीसी से लेकर के 1700 बीसी के अंतर्गत ही इसके काल को माना जाता है। ठीक है, 1750 जो बीसी है, ईसा पूर्व है, इसके बीच में काल माना जाता है। और कहा जाता है कि इसके पतन के अनेक कारण हैं, जैसे बहुत सारे कारण इसमें गिनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। देखिए कहता है, अगला जो प्रश्न है कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मैंने नगर नियोजन की बात कह रहा था, जिसमें देखिएगा कहता है कि पक्की ईंट से बनी इमारत, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। पक्की ईंट से जो बनी है इमारत, जो बनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है पूजा स्थल कि थोड़ा सा अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। प्रथम असली मेहराब की बात करिए, कला वास्तुकला की बात करिए तो हाँ कहीं कहीं पुट करके देखा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट जो विशेषताओं की बात किया, जो महत्वपूर्ण विशेषता की बात किया, वो आपका पक्की ईंट से बनी इमारत ही कहा जा सकता है। जैसे में आप अन्नागार की बात कर सकते हैं, जैसे में स्नानागार की बात कर सकते हैं, जैसे में आप कह सकते हैं कि मतलब समझिए कि संपूर्ण पे बनाई गई जो भवनें हैं, जो सड़कों का निर्माण हुआ है, ठीक है, और गोदीवाड़ा का जिस तरीके से प्रयोग हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पक्की ईंट से बनी जो थी। और सबसे बड़ी बात है इस समय अगर अन्य उसी समय बहुत सारे सभ्यता भी संस्कृतियाँ पनप रही थी, लेकिन वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा था। और उसी के एवज में अगर बात कर दिया जाए कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं वहाँ के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला हम लोग देखेंगे इसका। अगला में कहता है, ये जो प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आप, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है,
क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा इसमें से एक हड़प्पा का क्या है, बंदरगाह है। तो हड़प्पा की बंदरगाह की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। और लोथल की अगर बात कर दी जाए तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे, ये पूछा जाता है, ठीक है। और कालीबंगा की अगर बात कर दिया जाए, जैसे लोथुआ हो गया, लोथल क्या हो जाएगा? मतलब भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। देखिए ये आपको भोगवा नदी हो गया, ठीक है। और हड़प्पीय लोथल मतलब ये गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इसकी मतलब जो विशेषता है वो है आपका बंदरगाह का। तो कहने का मतलब है कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है ये, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला देखिए कहता है क्या, देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया। और ये सब चीज़ें देखिएगा 67 बीपीएससी में पूछा गया है। अभी जो 67 आपने दिया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में, तो गुजरात में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो देखिए ये कहता है कि लोथल। तो लोथल क्या? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और उसके बाद देखिएगा राखीगढ़ी, डाबरकोट और कालीबंगा की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन है? गुजरात में कौन है? तब गुजरात की अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यह भोगवा नदी के किनारे है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? क्या कहता है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और ये गुजरात से प्राप्त हुआ है, उसका नाम लोथल है, ठीक है। देखिए नहीं, ये हो जाएगा आपको टेराकोटा जो है ये हो जाएगा बनावली, और ये हरियाणा के क्षेत्र में मिलता है, हरियाणा में, और इसका नाम है बनावली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा बनावली हो जाता है, बनावली। और कहता है कि यह टेराकोटा, देखिए टेराकोटा को उसको बोलते हैं जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो जाए, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगे, वहाँ की ज़मीन सिंचाई हर चीज़ से परिपूर्ण हो और काफ़ी डेवलपमेंट हो, वहाँ पे काफ़ी मतलब प्रोडक्शन का डेवलपमेंट हो, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन हो, जहाँ पे लोग क्या होते हैं, निवास करने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी देखते हैं, चलिए सही रहेगा। देखिए हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल क्या होता है? प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। कहता है ये कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का साक्ष्य है? यानी कि जूते हुए खेत का प्रमाण आपको कहाँ मिलता है? जहाँ पे जोता हुआ खेत है वहाँ पे इसका प्रमाण मिला है, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये हो जाएगा आपको कालीबंगा हो जाएगा। अगर इसकी बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। देखिए कालीबंगा हो जाएगा। कहता है कि किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए 66 बीपीएससी में है। अगर इसका चर्चा देखेंगे आगे करेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम में, यहीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार इसको रिपीट में पूछा गया है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, उसे ज़रूर अपनी ज़ुबान पे और अपने दिमाग में और अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो क्या है? जूते हुए खेतों का निशान कहाँ मिला है? तो देखिए कालीबंगा हो जाता है, कालीबंगा। और कालीबंगा पता है कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन भी इसका देख लीजिए। कालीबंगा कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में मिलेगा। देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले है और राजस्थान के हनुमाननगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित। देखिए एक और भी प्रश्न पूछता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा क्या हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए गुजरात में लोथल की, तो लोथल कहाँ पे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और लोथल किस राज्य में पड़ेगा? तो देख लीजिए क्या हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, इसका और भी आगे देख लेते हैं। और कालीबंगा से तो आपको पता ही होगा, कालीबंगा से आपको जूता हुआ खेत का हल का निशान मिला है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। कौन ऐसा पर्सनालिटी है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो समझिए कि उत्खनन हो रहा था, खुदाई हो रहा था, उससे संबंधित इनका मतलब संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपको हो जाएंगे, थोड़ा सा हमको भी ये होगा। देखिए इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसमें आपका आंसर डी कह रहा है। क्या कह रहा है, डी कह रहा है। देखिए बीए स्मिथ, और बीए स्मिथ तो वाकई में ये नहीं होंगे। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिएगा हड़प्पा का जो सर्वेक्षण की बात कर दिया जाए, हालांकि देखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक विभाग का जनक कनिंघम को कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। और एक चीज़ और देखिए, कहता है कि 1926-27 में और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने किया था, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर्लेल एस्टीन, एओ घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी एस स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दिया जाए तो कहा जाता है कि 1921 में इसका सर्वेक्षण किया गया था, और 1922 में रखालदास बनर्जी, आप ये देखते हैं यहाँ पे रखालदास बनर्जी ने क्या किया था, इसके महत्व की ओर क्या किया, ध्यान आकृष्ट किया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है यहाँ पे बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, क्या है, बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, अब ये यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। कहता है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। किसमें, बुगाजकोई में। ये एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई एक स्थान है। ठीक है, वहीं से ये अभिलेख की प्राप्ति हुई। और यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो जो समझिए कि वैदिक जो देवी देवता हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है, जैसे मित्र, वरुण, नाशत्य और इंद्र का। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य, ये जो 4 देवी देवता हैं उन्हीं का इसमें जिक्र किया गया है। और ये देखिएगा बुगाजकोई का महत्व जो है, आगे भी इसमें थोड़ा सा डिस्कशन देख सकते हैं। देखिए अभिलेख में राजाओं का उल्लेख है। कहा जाता है कि ये जो राजा जो हैं इसमें 2 राजाओं के बीच में संधि का उल्लेख किया गया। अगर पूछा जाता है बुगाजकोई अभिलेख किससे संबंधित है, तो 2 राजाओं के बीच में क्या है, संधि से संबंधित है। जैसे देखिएगा इंद्रमित्र, वरुण, नाशत्य तो मैंने ही कहा है। इसके बाद देखिए 2 राजाओं जिनके आयु और संधियों और अच्छा के लिए इंद्रमित्र वरुण का ये संबंध यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, क्या कहता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का जो युद्ध है, ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, किस नदी के तट पर, तो यहाँ पे देखिए ये नदी का तट क्या हो जाएगा, पुरुषनी नदी हो जाएगा। और पुरुषनी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरुषनी नदी कहता है कि ये जो 10 जो राजा हुए उनका युद्ध हुआ कहाँ पे, तो पुरुषनी नदी पे। ठीक है, अगर बात करिए कि 10 राग युग यानी कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ, वर्तमान रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। ठीक है, 10 राजाओं के संघ को क्या किया, हराया। और एक चीज़ है, 10 राग युग के बारे में से पूछा जाता है कि किस मतलब नदी के किनारे हुआ, तो बात कर दिया जाए तो पुरुषनी नदी हो जाएगा। देखिए पुरुषनी नदी हो जाएगा, और वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है, रावी नदी हो जाएगा। तो रावी के तट पे यह युद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्या है, पूर्णतः सोम को समर्पित है। और इसकी बात कर दिया जाए तो ये 9वां मंडल हो जाएगा। देखिए सी कहता है 9वां मंडल हो जाएगा, सोम देवता को समर्पित है। और उस समय कहा जाता है कि सोम रस जो होता है देवताओं के द्वारा, आज हम लोग जो बिहार में जो दारू बंद हो गया है, उस समय
राजा महाराजा यानी कि देवी देवता लोग दारू पीते थे, और उसी को उस भाषा में अगर वैदिक की बात कर दिया जाए तो सोमरस के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम है। जैसे मानते हैं कभी कभी अगर जहर का नाम बदल करके कैटरीना का रख लीजिए या सनी लियोन रख लीजिए, तो क्या लगता है उसका प्रभाव ज्यों का त्यों नहीं बना रहेगा, वैसे ही बना रहता है। ठीक है, तो नाम बदल गया है सोमरस, बाकी वही सब चीज़ें हैं। तो क्या है कि सोम को समर्पित है। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिएगा, जो ऋग्वेद सबसे पुरानी जो एक मतलब वेद है, जो कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा इसको लिखा गया है, और इसमें 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में कौन कौन मंडल का रचना किसने किया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले बार मिलता है तो हम पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः सोम को समर्पित कौन है, तो 9वां मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9वां मंडल हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये क्या कहता है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। देखिए आपने इसके पहले प्रश्न देखा जो बीपीएससी में पूछा था, और बीपीएससी में फिर वही प्रश्न को घुमा के पूछ दिया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे का सेट बनाने से बेहतर है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ जो सवाल है उसको सॉल्व करिए और डिस्कशन सुनिए, या कम से कम उसके बारे में स्टडी करिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से छोड़ना है। नहीं तो पता चलता है कि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे आप टेस्ट देने गए और चीज़ें सटीक नहीं मिली, और कहीं हो सकता है कि इतना लेवल उसका हार्ड बना दिया और आपसे ना बना, तो पता है कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो कम से कम कोई भी चीज़ सेट उट मत मारिए। सेट मारना है तो सबसे पहले 10-15 साल का जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि बिहार सरकार ने जो मतलब कंपटीशन के लिए जो एग्ज़ाम लिया है, जैसे दारोगा को भी देख सकते हैं, सचिवालय सहायक भी दे सकते हैं, और ये दे सकते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है ये भी दे सकते हैं, और ये देखिएगा सीडीपीओ का भी देख सकते हैं, ऑडिटर का भी देख सकते हैं, और बीपीएससी में बहुत सारा चीज़ें यहीं से तो इधर उधर से प्रश्न बना के पूछता है। बाकी एनसीईआरटी का स्टडी तो करते रहिए। क्या कहता है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। पूर्णतः किसको समर्पित है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, सोम देवता को, और यहाँ भी वही है, वहाँ भी यही है। क्या है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता का। ठीक है, यानी कि सोम देवता को पीने वाले, यानी कि बात कर दिया जाए तो उस समय देखिएगा पशुपति जो जिसका तादत्म्य में हम लोग कहीं ना कहीं शंकर भगवान से कर लेते हैं, उनका ये सवारी के तौर पे हम लोग देखने को कभी कभी मिलता है। ठीक है, और ये जो सोम देवता है इनकी ही चर्चा पूर्णतः 9वां मंडल में किया गया है, 9वां मंडल में किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र की अगर बात कर दिया जाए तो भगवद गीता में मिलता है। किसमें मिलता है, देखिएगा, नहीं, ये इसकी चर्चा अगर गायत्री मंत्र की बात कर दिया जाए तो ये आपको ऋग्वेद में मिलेगा, और ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलेगा, और 3य मंडल के रचनाकार की अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा ऋग्वेद में, इसका उल्लेख है किसका, गायत्री मंत्र का। ठीक है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद के इसके विश्वामित्र यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ठीक है, 3य मंडल में वर्णित है। और गायत्री मंत्र का अगर बात किया जाए कि किस पुस्तक में इसका वर्णन है तो ऋग्वेद में हो जाएगा। और ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं, जो 3य मंडल के रचनाकार हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र, इन्हीं के द्वारा रचा गया ये। ठीक है, और उसी में ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सोचिए, बहुत पुरानी बातें हैं, बाद में हम लोग के यहाँ साइंस डेवलप हुआ, चाहे विदेशों में ये सब चीज़ हुआ, तब तक हमारे ऋषि मुनि और संतों ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही लिख दिया था। क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन हो जाएगा, तो वैशेषिक हो जाएगा, वैशेषिक। क्या हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा।
ठीक है, वैशेषिक हो जाएगा। और इस दर्शन के वैशेषिक दर्शन की अगर बात कर दिया जाए तो उनका प्रतिपादक है जिसका नाम है कनाद, नाम है उनका। क्या नाम हो जाएगा? कनाद नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखिए 66 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये भी बार बार से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे। हो सकता है इसमें ना हो तो दारोगा में पूछा जा सके, हो सकता है सचिवालय सहायक में पूछा जा सके, या हो सकता है सीडीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा जा सके, ऑडिटर जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सके। अब तो सबको बीपीएससी ने कंबाइंड कर दिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो ये वैशेषिक हो जाएगा। और ये अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए एक बार क्वेश्चन, पूरा प्राचीन भारत का जो इतिहास है ना वो सब आज फाइनल कर लेंगे ताकि ये आपका झंझट खत्म हो जाए। और इसको बनाइए और समझिए भी क्या प्रश्न कहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता। एक किताब को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, तभी जाके होगा। अभी जो 69 का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है? सबसे ज़्यादा डिमांड है कि 10 किताबों को छोड़ करके एक ही बुक पे आप अपना ध्यान को क्या करिए, केंद्रित कर लीजिए, तब जा कर के देखिए रिजल्ट हो जाता है। उसके बाद सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको अच्छा से समझिए, बनाने की कोशिश करिए, कहीं गलती न हो जाए। अगर गलती हो रहा है तो उस टॉपिक को देखिए कि कहाँ से आपका गलती हो रहा है। यही चीज़ होता है सुधारने का। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 47वीं में पूछा गया है और 53 से 55 बीपीएससी में पूछा गया है। क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी की अगर बात कर दिया है तो कहाँ जन्म हुआ था? तो देखिए वैशाली का एक जगह है जिसका नाम है कुंडल ग्राम। तो कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। एक चीज़ और भी देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि नास्तिक संप्रदाय की अगर बात कर दिया जाए तो सर्वाधिक प्रश्न बुद्ध और जैन से ही पूछा जाता है। ठीक है, बुद्ध और जैन से ही पूछा जाता है। अब तो थोड़ा सा दर्शन की तरफ में प्रवेश किया जा रहा है ताकि स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो कुंडल ग्राम हो जाएगा। और कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली में है। तो यहाँ देखिए कहता है कि 599 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इनका मतलब जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, कौन थी? तो चेटक की बहन थी। तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में भी बताया जाता है। ठीक है, तो मानते हैं कि एनसीईआरटी बीपीएससी आयोग जो है वो भी उसको मानता है। ठीक है, तो ये होना थोड़ा सा चाहिए। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। देखिए ये भी 40 क्या है बीपीएससी में पूछा गया है। इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में जो नास्तिक संप्रदाय बुद्ध और जैन है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पक्का एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौर्य का। तो मौर्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी दारोगा और बिहार के जो भी कंपटीशन उसके लिए। क्या कहता है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो ये हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। और बात कर दिया जाए कि इनका जन्म का, तो कुंडल ग्राम में हुआ था वैशाली में। ठीक है, और इन्होंने ये देखिएगा ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर की अगर बात कर दी जाए तो उनका नाम हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगर बात कर दिया जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन है तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और भी थोड़ा सा देख लीजिए इसमें से, क्योंकि क्यों जल्दी जल्दी भागिएगा। कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का सिद्धार्थ जो नाम है ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। क्या थे? संघ के प्रधान थे और वजी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने क्या किया? शरीर त्याग कर दिया। देखिए
जैन धर्म में ये सलेखना एक विधि है, संथारा जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, लोग उपवास करते हैं, अपने शरीर को बड़ा दुख और तकलीफ़ देते हैं, इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ देते हैं कि उनकी वेदना और ये कहे कि आत्महत्या जैसा ही सिचुएशन पैदा हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ये गए। ठीक है, तो भद्रबाहु उनके साथ थे जो जैन मुनि माने जाते हैं, और वो भी उन्होंने संथारा और सलेखना वेदी से अपने प्राण को क्या किया, त्याग दिया। और जैन धर्म में ये परंपरा है, उनकी प्रथा है, पता नहीं कैसे ये लोग हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये परंपरा बहुत ही सुसाइड वाली है। देखिए और क्या कहता है, कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। यहाँ देखिए क्या कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये देखिएगा, ये हो जाएंगे इनके जो मतलब इन्होंने अपनी पुत्री की शादी इसी व्यक्ति से कर दिया जिसका नाम है जमाली, और यही जमाली जो होता है महावीर स्वामी के क्या होते हैं, पहला शिष्य बन जाते हैं। क्या होते हैं, पहला शिष्य। देखिए जमाली इसका हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। और देखिए 47 बीपीसी में पूछा गया है, ये लगातार क्रम बना हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। ठीक है, और जैन धर्म की अगर बात करें तो शादवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए जो सप्तभंगी की बात किया जाए या शादवाद जो बार बार पूछा जाता है, आपको प्रश्न मिलेगा इसमें, आप देखिएगा शादवाद का चर्चा इसमें ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है, हालांकि अगर कहा जाए कि जमाली का दामाद बनता है कौन, जमाली दामाद बनता है किसका, महावीर स्वामी का, और महावीर स्वामी की जो पुत्री हैं उन्हीं की शादी इस जमाली से हो जाता है, और पहला जो शिष्य है वही जमाली ही है। हालांकि जमाली क्या करता है, एक नया संप्रदाय का बहुरतवाद जो है इसका क्या करता है, मतलब समझिए कि स्टार्टिंग करता है। और एक चीज़ और भी बता दें, मखली गुसाल जो होते हैं ना, जो आजीवक संप्रदाय के जो प्रणेता है, कहा जाता है कि महावीर जो स्वामी हैं, ये जो महावीर हैं भगवान महावीर, इनके ये साथी थे। ठीक है, इनके ये साथी थे। कहा जाता है मखली गुसाल नियतिवाद का और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनमें उनका मान्यता था, वो मानते थे इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 14 पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 पूर्व हो जाएगा। देखिए 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और क्या कहता है कि सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथों की बात कर रहा है, और कहता है कि अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, ठीक है, प्रथम में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया। देखिए धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब इन्हें बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएं। तो यही वजह था कि उन्होंने, कहा जाता है कि पहले सोचा कि क्यों ना हमारे जो सिद्धांत हैं, हमने जो ज्ञान की अर्जित किया है, इसको पहले प्रूफ करें। तो उन्होंने 7 बार सिद्ध किया। वहीं पे देखिएगा 7 स्थान आपको मिलेगा, और 7 बार सिद्ध करने के बाद वो समझिए कि उपदेश देने के लिए वहाँ से चलते हैं, यात्रा करते हैं। तो इसमें देखिएगा कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ये सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में ही उन्होंने पहला यानी कि धर्म जो उपदेश था, जो इनके साथी थे, इनके जो मित्र थे, जो इन्हें छोड़ दिया था एक समय में, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले क्या किया, शिक्षित किया और उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में एक चीज़ और भी देखिए बुद्ध के जीवन में। देखिए 6 वर्ष बहुत
क्या कहा जाए कि जनरल कंपटीशन की तैयारी में लोग 10 साल लगा देते हैं। अगर बात कर दिया जाए कमीशन का तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन नहीं हो पाता। इतना महत्वपूर्ण जो संसाधन है हमारे भारत का, वो सरकारी नौकरी के पीछे लोग गंवा देते हैं, अंततः कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो 2 से 3 साल काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझिए कि आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। प्लान बी भी लेकर के आदमी को चलना चाहिए। तो देखिएगा, कहा जाता है कि महावीर जो गौतम बुद्ध थे उनके साथ एक ही दिन 3 घटनाएं घटती है। जैसे कहने का मतलब है, बैशाख पूर्णिमा के दिन देखिएगा तो इनका जन्म होता है, और उसके बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, और उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण भी हो जाता है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के ये है। और सबसे बड़ी बात है, गौतम बुद्ध की अगर बात कर दिया जाए तो ये मध्यम मार्गी जो है, इतना ज़्यादा मध्यम मार्गी मतलब होते हैं कि सभी लोग इस धर्म के तरफ एक्सेप्ट हो जाते हैं। इसमें न कोई पाखंड है, न कोई आडंबर है, और सबसे बड़ी बात है, यह विज्ञान पे, तर्क पे आधारित है। और इसीलिए यही माना गया कि भारत के साथ साथ उस समय पूरी भारत बौद्धमय ही था। अगर उस अशोक सम्राट की बात कर दिया जाए तो अशोक सम्राट ने इस धर्म को पूरे मतलब समझिए कि कोना कोना तक इसको पहुंचाया था। इतना ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार किया। और आज देखिएगा, विदेश के अन्य देशों में जब इसका फैलाव हुआ, जब इसका प्रसार हुआ, तो बहुत सारे ऐसे धर्म वाले, ऐसे हमारे ही धर्म को लोगों ने अपनाया और अपने देश की तरक्की और अपने समाज का विकास काफ़ी कर लिया। और हमारे ही भारत से इस धर्म का क्या हुआ, मतलब समझिए कि विनाश हो गया। और ये विनाश हुआ ब्राह्मण धर्मों की वजह से। शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी इस धर्म को ख़त्म करने का काम किया। ठीक है, चलिए, ये तो इतिहास कहता है। तो क्या कहता है अगला देख लीजिए। ये जो प्रश्न बनता है हमारा, उसको थोड़ा सा देखिए। ये प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ठीक है, महापरिनिर्वाण की बात अभी हमने कहा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया है। यह 47वें बीपीसी में पूछा गया है और 53 से 55 बीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आप उत्तर प्रदेश के देवरिया का क्षेत्र में जाइएगा तो कुशीनारा या कुशीनगर मिलेगा। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम था चुंद। उन्होंने बुद्ध के अंतिम समय में बड़ी प्यार से, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से बुद्ध को क्या किया, आमंत्रित किया अपने खाने पे। और ये भी कहा जाता है कि उस चुंद ने सूकर का मीट बनाया था और गौतम बुद्ध को वो खिला दिया, जिसके वजह से उनको उदर रोग हो गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये कारण बन जाता है। ठीक है, और ये जब इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्योंकि जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी था कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो देखते हैं कि वज्जी संघ जो 8 भागों में बढ़ जाती है ना, ये इनके अस्थियों को लेने के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, मारपीट भी उतारू आ जाते हैं। अंततः इनका जो अस्थियां हैं, जो स्तूप हैं, 8 जगहों पे इसका निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, शरीर को त्याग दिया। और महावीर की अगर बात कर दिया है तो 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की बात करते हैं। ओह सॉरी, ये तो कट ही गया।